रानी जहाँ लक्ष्मीबाई से ने बीड़ा उठाया था जहाँ से अंग्रेजों को भगाने का, तो आप भी बीड़ा उठाइए परीक्षा में संधान करने का। झांसी में है, ठीक है, इस बार के बजट में रखा गया है ये, ठीक है। तो मेरा जो इस बार अभी कक्षा लेने का प्रयोजन है उत्तर प्रदेश के बजट के संदर्भ में है। एक बार आप सबसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर भी कुछ चीज़ें जो हमारे मस्तिष्क में है आप सबके समक्ष रख दूँ। और दूसरा कि किस प्रकार से परीक्षा को आपको अभी जो आगामी दिन है कैसे अपने आप को उसके लिए मजबूत बनाए रखना है, दृढ़ बनाए रखना है, और कैसे वहाँ जाके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, इस पर दो चार बातें करेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए सीधे आते हैं बजट पर। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया था। कब पेश किया था? 5 फरवरी को, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और दूसरा जो टोटल था वह हमने आपसे बताया था कि इसको इस प्रकार से याद करिए, 736 और 437.71 करोड़ है। तो देखिए इसमें 7 है, उसके बाद 36 है, फिर 4 है, उसके बाद 37 है, मतलब 36 और 37 कुछ भी कोई भी संख्या अगर दिमाग में रहेगी तो भूलेगा नहीं। 436 और 737 इस प्रकार से, वो 736 और 437, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, पूछ सकता है। और पिछली बार के अपेक्षा इसमें कितना बढ़ाया गया है? 6.7% की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो इसको मस्तिष्क में रखना है। उसके बाद फिर जो दूसरा इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वह ये है कि किस में कितना ये जो बजट है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, किस मद से आता है। तो कर पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा आप सब जानते हैं जो राज्य वस्तु एवं सेवा कर है उसी में से सबसे अधिक पैसा आता है, 114 और 248 करोड़ का। और उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क है, उससे आता है 58.307 करोड़ का। बस इतना याद रखना। उसके बाद बिक्री है, वैट है। वैट भले ही पूरी 2000 वैट कब खत्म कर दिया गया था, ये जीएसटी कब आई थी उसके स्थान पर, कोई बता सकता सर है? 1 जुलाई 2017 दो से हजार सर। सर 1 जुलाई 2017। हम्म, ठीक है। 1 जुलाई 2017। 2017। तो अब लेकिन जैसे पेट्रोलियम है और कुछ ऐसे पदार्थ है जहाँ अभी वैट ही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वैट का भी इसमें योगदान है। आपको जो ध्यान में रखना है वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी है, और उत्पाद शुल्क है, इन दोनों को आपको दिमाग में रखना है। और उसी के जो ऋण है, ऋण का परसेंटेज कितना है, जो जीएसडीपी है, ठीक है, उसमें ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋण का परसेंटेज कितना है? कोई अपनी थर्टी बत्तीसी टू दिखा पॉइंट देता सेवन है? जब भी कर्जा मांगने जाइए किसी के पास, मान लीजिए कि उधार दे दिया है आपने किसी को और उसे उधार लेने जा रहे हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा? मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं तो क्या करेगा? बत्तीसी दिखाएगा, दांत दिखाएगा अपना, अरे भैया अभी नहीं है ना। तो इसको आप बत्तीसी से याद कर सकते हैं, ठीक है। 32.7% है, ये बैठा लीजिएगा। इसका उत्तर प्रदेश में अगर कर्जा मांगने जा रहे हो और कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तो फिर बत्तीसी दिखानी पड़ती है। और मान लीजिए चुका दे रहे हो तो बहुत ही गर्व के साथ दे दो, ले जाओ। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है। मतलब जो पंक्ति आप लोग सुन लीजिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का ऋण 32.7% है, ठीक है, ये है। और उसके बाद फिर जो राजकोषीय घाटा है वह कितना है? 3.46% है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और सेंट्रल का कितना है बताइए? सेंट्रल का राजकोष फिजिकल डिफिसिट कितना है? सर 4.9 तो है। 4.9 हाँ 4.9 है। और इसका जो है 3.46 है, इसको दिमाग में रखिएगा। और समझिए कि यहाँ का घाटा उतना ही है जितना वहाँ पर मनरेगा के लिए पैसा दिया गया। मनरेगा के लिए पैसा कितना दिया गया है सेंट्रल में? 86,000 करोड़ रुपए है ना। 86,000 हाँ तो 86,000 लगभग, 3600 करोड़। हाँ तो 86 यहाँ का, जितना वो शिक्षा पर देते हैं उतना हमारे यहाँ इसका राजकोषीय घाटा है। लगभग 86,000 कुछ करोड़ है। आप 86,000 दिमाग में रखिएगा। हमको इसलिए बता दिए कि मान लीजिए अगर पूछता है तो लगभग उसी से मैच कर रहा है मनरेगा और आपका जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके पश्चात एक है कि जो बेरोजगारी का परसेंटेज है यहाँ पर बजट में जो दिखाया गया है, पहले 19.2% था। कब था? 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो थी, अब कितनी परसेंट रह गई है? 2.4% हो 3%। गई है, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वो 16-17 तो पूछे नहीं, अगर पूछ लेता तो 19% थी, और अब जो है 2.4 है। तो अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यूपी में 2-4 लोग ही बेरोजगार हैं। 2.4 का मतलब क्या हुआ, 2-4 लोग ही बेरोजगार हैं, बाकी सबको 2024 में जिस साल का बजट है उतनी ही बेरोजगारी है। 24 का बजट है, 24 की परीक्षा है, और उतनी ही बेरोजगारी का परसेंटेज भी है। ठीक है, या इस प्रकार से ऐसे याद कर सकते हो, काम नहीं है, 24 घंटे बेरोजगार हैं। क्या कर रहे हो भैया, उत्तर है 24 घंटे बेरोजगार हैं। उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश में 2.4%। ठीक, तो आप अपने आप को समझ सकते हो, देख सकते हो, उसी 2-4 में रख सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 है, ये सकारात्मक है। और एक्सट्रीम में स्थिति है कि 24 घंटे बेरोजगार हैं, 24 का बजट है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। उसके पश्चात फिर जो अब दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप वहाँ पर भी याद कर लीजिएगा, सेंट्रल में भी और यहाँ पर भी, कि किस विभाग को कितना बांटा गया। पिछली बार हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो बताया था कि सबसे ज़्यादा किसको बांटा गया है, किस विभाग को बजट आवंटन सर्वाधिक हुआ है, कोई बताए? एजुकेशन को हुआ है। हाँ ठीक है, तो एजुकेशन है, उसके बाद एनर्जी है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, और लोक निर्माण विभाग है। इसको मैंने बताया था EEPP। ठीक है, ई का मतलब क्या हो गया, ई से एजुकेशन हो गया, ई से एनर्जी भी हो गया, फिर पुलिस विभाग है और लोक निर्माण विभाग है। ऐसे भी हो सकता हो कि सबसे ज़्यादा जैसे शिक्षा है, शिक्षा से फिर ऊर्जा आएगी, ऊर्जा से आप पुलिस में जाओगे, और पुलिस में जाने के बाद फिर क्या होगा, लोक निर्माण होगा। आपका जो पब्लिक क्या कहते हैं उसको, क्रिएशन है, वो चीज़ें होंगी। तो इस प्रकार से ऐसे दिमाग में रख सकते हो। मतलब ये है शिक्षा, अगर आप शिक्षित नहीं हो तो फिर ऊर्जा नहीं आती। संस्कृत में श्लोक है कि यावत शोभते मूर्खम मूर्खा तावत सा न भाषते। मूर्ख तभी तक शोभा पाता है जब तक वह नहीं बोलता है, क्योंकि जैसे ही बोलेगा पता चल जाएगा वो क्या है। तो बोलने की ऊर्जा कहाँ से आती है, शिक्षा से आती है। और उसके पश्चात फिर जैसे शिक्षा आई वैसे आप जो है पुलिस विभाग में भर्ती होने के काबिल हो जाते हो, और फिर पुलिस में भर्ती होने ही सारा लोक का निर्माण होने लगता है। लोक माने जनता का निर्माण, पब्लिक का निर्माण या विनाश। आप खुद सोच सकते हो कि क्या चीज़ें होती। तो ये 4 विभाग हैं। उसके बाद भारी उद्यम है, तो इतने से काम चल जाएगा। और पंचायती विभाग 5वें नंबर पर, तो ये नहीं है। उसके बाद फिर नमामि गंगे को ध्यान में रखिएगा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, इस पर चूंकि काम चल रहा है काफ़ी। और गंगा जी की लंबाई कितनी है, सर 2525 किलोमीटर। हाँ 2525 है, तो यहाँ पर अभी 25,510 है, ये है 25,110 करोड़ है। ये इसलिए मैंने बता दिया कि ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। मतलब पूछे तो आप, चूंकि वो सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है, उसको आप जोड़ सकते हो। ठीक है, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 25,110 करोड़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके पश्चात जो योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा किस में है, जो सर्व शिक्षा अभियान नहीं, सर्व शिक्षा अभियान के लिए नहीं है। सबसे ज़्यादा जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के लिए, जल जीवन मिशन के लिए कितना है, 22 हाँ 22,000 करोड़ है, सॉरी 22,000 करोड़ है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च। हाँ 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 तब मार्च है, तो नहीं, 22 मार्च को आप जल 2200 करोड़ बूंद डाल सकते हो कि दो बूंद के लिए, दो बूंद के लिए 100 करोड़ की मार्च। ठीक है, या दो बूंद जो है 100 करोड़ रुपए की बराबर है। आपको जैसे बनाना हो बना सकते हो। मतलब यहाँ पर हमारा दो बूंद से है, और वो दो बूंद मिल करके सैकड़ों बनेगी, ऐसे डाल सकते हो। और सबसे बड़ा जो वो है वो यही है। ये बिल्कुल इन्होंने, योगी जी ने ये समझ लिया है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल से हुई है, और सबसे ज़्यादा इसलिए वहीं पर आवंटित किया जाना चाहिए। और इसलिए इन्होंने बाकायदा पूरा 2200 करोड़ का आवंटन किया। उसके पश्चात फिर दूसरा है शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान है। उसके लिए 21,310 करोड़ है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अनुच्छेद 21 में क्या है, शिक्षा भी है। शिक्षा है। हाँ, जीवन को गरिमापूर्ण जीने में शिक्षा भी है। तो सर्व शिक्षा ये 2100 करोड़ हो गया। उसके पश्चात फिर सर तीसरे, ये चीज और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कितना है? ये सबसे ज्यादा तो इसी का है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। नहीं सर, वो त्रुटि हो गया था उसमें, वो 3695 ही है बस, वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका में।
अच्छा वो मैगजीन में गलत दी है, ठीक ठीक। जी जी। विवेक सर उस समय क्लियर किया गया था, 3695 था ये। ठीक है जी ठीक सर, है। जी सर, तो ठीक। ये चीज़ स्पष्ट हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आपने विभाग को भी समझ लिया और पैसा कहाँ गया इसको भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। उसके पश्चात फिर कुछ चीज़ें और हैं जो ये बजट किस पर केंद्रित है, इस पर मुख्य रूप से इसके जो 4 क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन पर बल दिया, किन पर फोकस किया गया है, जो 4 क्षेत्र हैं। सर किसानों पे हैं, हम्म, युवा, केंद्र की महिला, बात करें किसान, सर, गरीब। युवा महिला युवा, और किसान, महिला, चलिए रोजगार। आप इसको हमसे शुरू करिए, गरीब, उसके बाद पश्चात हम किसान, और उसके पश्चात फिर जो यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, भविष्य की माताएं हैं महिलाएं, और उसके पश्चात फिर सब पूरा पूरा आप पर चला जाता है, युवाओं पर, गरीब, किसान, महिला, और उसके पश्चात आप सब लोग जो प्रतियोगी लोग हैं, युवा। ठीक है, क्लियर हो गया। गरीब पर ये ध्यान रखिएगा, गरीब पर है, उसके पश्चात किसान पर है, और फिर युवा पर, और वो महिला पर और युवा पर, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक, और ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, मतलब सभी युवा हो करके ही गुजरे हैं, मतलब बजट का रास्ता युवाओं से हो करके ही जाएगा। ये इसको आप मस्तिष्क में अपने बैठा सकते हैं। ठीक, और ये चीज़ हो गई। तो ये क्षेत्र जो है वो पूछा जा सकता है, इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक, और दूसरा एक और है कि जो राजस्व में अपना जो इसका जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग ने कितने % की बात कही है राज्यों के हिस्से के लिए? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? सर 280 के तहत होता है, 40% के लिए कही है सर। 41 और कितने सदस्य होते हैं? पिछली बार पूछा गया था, कितने सदस्य होते हैं इसमें? सर 5 होते हैं ना, एक अध्यक्ष और 4। हाँ, तो सदस्य पूछ रहे हैं, सदस्य पूछ रहे हैं, 5 होते हैं। यह सही उत्तर नहीं है, सदस्य। सदस्य सर 4 होंगे, 4 सदस्य 4 होते होंगे। हैं। ठीक है, चारों ओर से वित्त आ रहा है, चारों सदस्यों के द्वारा, मतलब 4 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग है कैसा, कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक है कि न्यायिक है कि गैर न्यायिक है? संवैधानिक, संवैधानिक है सर, संवैधानिक। संवैधानिक तो ये है। इस समस्या जानते हैं क्या है? ये अभी एक आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे, तो अभी आईएएस का रिजल्ट आया है, और आप सबको एक सूचित कर दें कि जो आपके यहाँ पर मार्गदर्शिका थी संध्या जी, वो फिर से क्वालिफाई की हैं, जैसा कि भविष्यवाणी थी। तो एक और आए थे। तो समस्या ये है कि जो सॉक्रेटिस का मैं कथन बार बार उद्धृत करता हूँ, प्रश्न को सही से समझ लेना ही उसका आधा उत्तर है। आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में इसको ध्यान में रखिएगा, जो पूछा गया उसको ही बताइएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि वित्त आयोग क्या है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, गैर न्यायिक है या पूर्ण न्यायिक है? तो आप सब लोग संवैधानिक बता रहे हैं, अर्ध न्यायिक है। ठीक है, क्योंकि तमाम संदर्भों में निर्णय भी करता है, जुडिशरी की प्रक्रिया के तहत चीज़ों को करता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। उसके पश्चात जैसे महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? सेमी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक। हाँ, ये भी सेमी जुडिशियल है, क्योंकि यहाँ पर भी राष्ट्रपति को सुनवाई का अधिकार होता है, पूरा प्रक्रिया उस प्रकार से चलती है, वकील होते हैं, सारी की सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार से ये भी, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, बस आपको किस प्रकार से करना है इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब उसके पश्चात हम युवाओं की बात कर रहे थे। तो युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अब सरकार को भी समझ में आ रहा है टैबलेट कि जो सर, फोन, मोबाइल फोन। हाँ, बस उन युवाओं को लगता है कि उनके हाथ में लैपटॉप रहे और मोबाइल रहे, सशक्त हो जाएंगे। स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरण, और इसके लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए। तो मतलब ये आपको दिमाग में रखना है कि ये पूछ लेगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? फोन और लैपटॉप से। तो सीधे सीधे आप सोचिए कि मोबाइल और लैपटॉप से इस समय तो आप सशक्त ही हो रहे हो उनसे बात करके, लेकिन जब असक्त हो रहे हो तो इसको छोड़ दीजिएगा। सावधान मनुष्य, फोन है तलवार तो छोड़ दे उसको। ठीक, तो ये है, इसको आपको दिमाग में रखना है। उसके पश्चात कन्या सुमंगला योजना है। ठीक है, ये इसमें ये जो अभी महिला की बात की जा रही थी उनके लिए है। और फिर ये इन सब के साथ साथ में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये भी आप समझ रहे हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में इसकी बयार बह रही है। तो इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य,
विंध्यवासिनी धाम और देवी पाटन तथा नाथ कॉरिडोर में क्या है, इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके डेवलपमेंट का किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। नाथ कॉरिडोर कहाँ है, कोई बता सकता है? अयोध्या काशी आप तो सबको पता है। बरेली सर, बरेली सर। ठीक है, तो आप नाथ का वर्णन कर सकते हो। और दूसरा ये है कि अभी किसने आत्महत्या की है, क्या नाम उसका, जिन्होंने बेकायदा एआई में इंजीनियर थे, उसका प्रयोग सुभाष हाँ, तो अतुल सुभाष सर। अतुल सुभाष जो है, तो वो इस प्रकार से अगर कोई आ गई जीवन में तो नाथ को बार भी सकती है, माने बर्निंग, जला सकती है, बरेली माने बर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से नाथ को वर्ण करना और उसके बाद बर्न कर देना, जला देना, दोनों है, बरली या बरेली। तो ये इसको आपको पूछा जा सकता है, तो इसको दिमाग में आपको इस प्रकार से रखना है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन तो ये पता है। नैमिषारण्य कहाँ है, बता सकते हैं कोई? सीतापुर। इसलिए प्रसिद्ध है नैमिषारण्य। प्रसिद्धि का कारण क्या है, यहाँ पर कितने हजार ऋषि इकट्ठा हुए। हाँ, एकदा अगर आपने सत्यनारायण कथा सुनी है, कभी किसी ने सुनी है सत्यनारायण कथा? जी सर, सुना है। तो उसमें जो पंडित जी बोलते हैं ना, एकदा नैमिषारण्ये सूता उवाच ना, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सनकादयः, मतलब नैमिषारण्य में ऋषि, कौन कौन से ऋषि? सनकादय, शनक आदि ऋषि उपस्थित हुए। तो वही नैमिषारण्य जो आप सत्यनारायण में बोलते हो, रेवा खंडे ना, स्कंद पुराणे, वो सब है, तो उसमें वही है, वो स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो नैमिषारण्य भी उसमें शामिल कर दिया गया है। और उसके बाद विंध्यवासिनी धाम है, देवी पाटन है, और ये नाथ कॉरिडोर को दिमाग में रखना है। ठीक, अब उसके पश्चात ये चीज़ें हो गई। और राजकोषी घाटा आपने बता दिया। इसमें ये भी लिखा है कि प्राथमिक घाटा भी 3.4% है, दोनों समान है, लेकिन ये चीज़ हमको हजम नहीं हो रही। कोई इसको क्लियर कर सकता है? यूपी का प्राथमिक घाटा भी 3.46% लिखा है, दोनों समान हैं। इस पर आप लोग विचार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और कुंभ संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? प्रयागराज। ये जो कुंभ है आपके, उनमें से कुंभ संग्रहालय की स्थापना केवल प्रयागराज में की जा रही है। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया है? अभी हम नमामि गंगे की बात कर रहे थे, 2500 करोड़। हैं? 2500 नहीं है, एक और बढ़ा दीजिए, 2600 करोड़ है। ठीक है, जितनी लंबाई है उससे ज़्यादा पैसा है। गंगा नदी की जितनी लंबाई है उससे ज़्यादा पैसा है। नमामि गंगे के लिए 25,110 है, तो इसमें और बढ़ा दीजिए 1 करोड़, कितना हो गया? 2600 करोड़। ठीक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। और ये पूछ सकता है कब से कुंभ की शुरुआत हो रही है? 13 जनवरी। 13 जनवरी। 13 जनवरी से कब तक है? 26 फरवरी। बिल्कुल याद रखिएगा। गंगा जी को 13 मतलब सभी के लिए, मतलब 13 का मतलब होता है 13 मेरा जो कहा जाता है ना, तो सभी के लिए गंगा जी तेरी मेरी सभी की हैं। तो इस प्रकार से 13 जनवरी से उसके बाद पश्चात कहाँ तक है? 26 है ना? 26 फरवरी। हाँ, तो 13 दूनी 26 13 दूनी 13 क्या होता है? 26। ठीक है, 26। कुंभ की उम्र वो इतनी सनम, 13 से शुरू 26 पर ख़त्म। ठीक, 13 से शुरू 26 पर ख़त्म, कैसे भी आप बना सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। उसके पश्चात फिर एक्सप्रेस वे योजना है, इस पर जो आवंटन किया गया है आप इसको देख सकते हो। कि एक और पूछा जा सकता है, जो जलवायु सम्मेलन हुआ था 26वां UN जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कोई बताएगा? 26वां यूनाइटेड नेशन ग्लासगो में। हाँ, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो पानी में गिलास में जल रख सकते हो, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। तो वहाँ पर जो हमारे किसने भाग लिया था भारत में? वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, पर्यावरण मंत्री ने, कौन गया था? प्रधानमंत्री गए थे। और वहाँ उन्होंने पंचामृत योजना की घोषणा की थी। ठीक, तो इसको भी आपको मस्तिष्क में अपने रखना है। अब उसके पश्चात एक्सप्रेस वे योजना है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए। कौन सी क्या है मेरठ से प्रयागराज, कौन सा एक्सप्रेस वे आ रहा है? सर गंगा एक्सप्रेस वे है सर। गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है,
और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ना है। उसके लिए ये दोनों एक्सप्रेस वे के लिए काफ़ी पैसा आवंटित किया गया है। कुल मिलाकर के जो भी एक्सप्रेस वे है ना, आप लोग इसको ठीक से देख लेना, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बात हो ही गई। और फिर क्या बचता है, कन्या सुमंगला है, इसके लिए सबसे कम पैसा इसी विभाग के लिए आवंटित किया गया है 700 करोड़ रुपए। मतलब सबसे कम नहीं, बल्कि ये समझिए कि कन्या सुमंगला योजना के लिए जो उसमें लिस्ट दी है उसमें 700 करोड़ है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कन्या का साथ ना, कन्या का साथ या कन्या का मांगलिक साथ, साथ माने क्या हो गया 700, कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ है। तो कन्या का मांगलिक साथ पाना है बजट में। सात माने 7 हो गया और उसके बाद 100, 700, इसलिए इस तरह से आपको भूलेगा नहीं, चाहे कन्या हो चाहे वर हो सभी साथ पाते हैं। और अगर उसमें करोड़ों की संपत्ति आ जाए तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, तो कन्या सुमंगला योजना हो गई, ये चीज़ हो गई। अब उसके पश्चात एक और है जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बन रहा है। कहाँ बन रहा है? प्रयागराज। हाँ, यहीं पर विधि और विधाता सभी लोग आ रहे हैं। इसके लिए भी 100 करोड़ दिया गया है। बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि ये है। और एक और है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कोई बताएगा? वाराणसी में इसका क्षेत्रफल है। जो आप जब फैशन करते हो तो क्या करते हो, पाउडर वगैरह लगाते हो, पाउडर लगाया जाता है ना। और हमारे यहाँ पाउडर लगाने की शुरुआत करने वाला है सबसे पहले कौन है? बम बम भोले, बस में लगाए रहते हैं, है ना। भगवान शंकर क्या करते हैं, बस में लगाए रहते हैं। वो पाउडर ही है, एक तरह से फैशनल टेक्नोलॉजी है। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब निफ्ट नहीं तो गिफ्ट नहीं, या वारे फैशन, वारे माने वाराणसी हो गया, और फैशन टेक्नोलॉजी वारे फैशन। और इसमें जानते हैं 500 करोड़ नहीं कितना है, देखते हैं इसको, 1500 करोड़ है, कितना दिया गया है, मैंने कही 150 करोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके लिए 150 करोड़ दिया गया, मतलब फैशन में 150 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं फैशन की कितनी भूमिका है। ठीक, उसके बाद पश्चात बुंदेलखंड की बात हो ही गई है। बीडा इसको बनाया जा रहा है और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, झांसी है। और इसी प्रकार से ये समझिए कि जिस प्रकार से नोएडा का डेवलपमेंट किया गया ना, नोएडा का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाँ, अथॉरिटी। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरह ही मतलब न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की थीम है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? झांसी में बनाया जा रहा है। ठीक, जिस प्रकार से नए डेवलपमेंट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में झांसी या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा की गई, उसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। चित्रकूट में रक्षा डिफेंस कॉरिडोर है, आप सबको पता ही है। ठीक, राम जी वहाँ से रक्षा करने के लिए निकले थे, डिफेंस कॉरिडोर पहले से बना हुआ है, ये आपको दिमाग में रखना है। और जो सोलर पार्क हब है वो बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा में ये चल रही है। सोलर पार्क हब पर अगर पूछा जाता है तो जालौन है, सूर्य जलता ही रहता है, उसको कोई झांसा नहीं दे सकता है, लाल रहता है। देखो जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। तो सोलर पार्क हब, तो जालौन माने सूर्य जलता है, उसे कोई झांसा नहीं दे सकता, जो भी झांसा देने जाएगा उसको क्या करेगा, लाल कर देगा। ललितपुर है, फिर बांदा है, और चित्रकूट है, और महोबा है। तो इस प्रकार से इसको आप बैठा सकते हो। जालौन में एक इनका जो अकबर के साथ किसका नाम आता है, बीरबल का। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? सर कालपी में। हाँ, वो जालौन की कालपी में है। अपने मस्तिष्क में ऐसे बैठा सकते हो कि बीरबल का चुटकुला सुनने के लिए कलप गए। कलप गए का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं कलप कलप के मर गए ना, तो उसी प्रकार से कलप गए। कलप गए का मतलब यही है, व्याकुल हुए। हमको लगता है देशज शब्द है, आप सबको मस्तिष्क में नहीं आ रहा, नहीं अभी तक लाइक आ जाती। मतलब लोग कहते हैं नहीं पानी पीने के लिए कलप गए, या पाने के लिए कलप गए, या हम सफलता पाने के लिए कलप रहे हैं। तो उसी प्रकार से बीरबल का चुटकुला सुनने के लिए कलप रहे हैं। तो कालपी है, बीरबल को कालपी से आप जोड़ सकते हो, फिर भूलेगा नहीं। कल्पवास से लेते हैं। हाँ, कल्पवास से जोड़ सकते हो। हालांकि बीरबल कल्पवास करने आए थे या नहीं आए थे, इतिहास का विषय है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बची है, जिसमें जैसे
जो संघ सरकार है वहाँ पर जो जीबीए है उसमें किस क्षेत्र का कितना योगदान है, प्राथमिक का, द्वितीयक का और सेवा क्षेत्र का, कोई बता सकता है? कृषि का है 17% और कृषि का 17%, उद्योग का 27 17-53 और सेवा का 54 है। 17, 27 और 54 है, ठीक है। तो 17 सभी में साथ साथ है, पहली बात ये दिमाग में रखो, 17, 27 और 54। देखिए 17 है मतलब 17 किसका है, खेती का है, फिर उसके बाद 27 है उद्योग का है और उसके बाद 54 है सेवा का, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है और सभी में साथ साथ है, 17.7 है, 54.7 है, केवल उद्योग वाले में है 26 क्या है वो 27 क्या है, 6 है। ठीक है, बस इस तरह से आपको बैठाना है, 17, 27 और 54, 27 दूनी 54 ऐसे याद कर लोगे, 27 दूनी 54, 27 टूजा क्या होता है 54। तो इस प्रकार से आपको एक याद हो गया, 17 है, उसके बाद उद्योग बढ़ गया हो गया, उससे आगे बढ़ गया 10, 27 हो गया, 17 में 10 जोड़ो 27 हो गया, फिर 27 का दूना कर दो 54 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ भूलेगी नहीं आपको, और ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये जीवीए है और अगर जीडीपी आता है तो थोड़ा सा 18 ऐसे हो जाएगा, 26 हो जाएगा और उस प्रकार से 55 हो जाएगा, 18, 26, 55 ऐसे करके अपना देख लेना। और यहाँ पर अगर देखा जाए यूपी में, तो यूपी में जो सबसे कम योगदान किसका है, मतलब नीचे से उद्योग है, 26 है, ठीक है, 26 है, 27 है और 47 है। वहीं से आप शुरू करिए कि यूपी में जो द्वितीय क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, उसका 26% है, प्राथमिक क्षेत्र का 27%, एक और बढ़ जाओगे उसके बाद 47 है। दो याद कर लोगे, 26 और 27 याद कर लीजिए, तो उसी से फिर 46, 47 अपने आप आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको आपको अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा करके रखना है। ये इससे प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से रख लीजिए मस्तिष्क में अपने। सर ये यूपी वाला जरा एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए यूपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे वहाँ जीबीए होता है उसे जीएसबीए होगा, ठीक। तो ग्रास स्टेट जो है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 27.1 है, द्वितीय क्षेत्र में 26.6 है और तृतीय क्षेत्र में 47.4 है, ठीक। तो आपको कहाँ से शुरू करना है, द्वितीय से शुरू करना है, 26.6, फिर एक बढ़ा देना है, 27 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इन दोनों एक ही याद कर लीजिए, 26 और 27 याद कर लोगे तो बाकी कितना बचेगा, बाकी 51 हो रहा है। तो उसके बाद फिर जो भी होगा, मतलब जो भी हो रहा है उसका मतलब दोनों को जोड़ 6, 7, 13 हो रहा है, 53 हो रहा है, तो जो बचेगा 47 आ जाएगा। आप 26, 27 याद करो, ठीक है। कितना है आपको याद करना है, 26 धन 27 अपने आप फिर वो वाला आ जाएगा, वो वाला कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। 26, 27 आपको आपके ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मतलब उद्योग में 26% है, खेती में 27% है, 26, 27 जोड़ दोगे तो 53 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना 47, वो कितना आ जाएगा, सेवा क्षेत्र का आ जाएगा। सर सेंटर का उद्योग और यूपी का कृषि बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसमें सबसे ज़्यादा मुक्त हुआ है, सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले हैं पूरे भारत में, वह राज्य कौन सा है, यूपी ही है। 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लेकिन इसके बावजूद 5 कितने निकले हैं, 5.94 निकले हैं, तो लास्ट में क्या है 4, अभी भी यह चौथे स्थान में है गरीबी की दृष्टि से। जो जनसंख्या है इसकी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से बिहार है, झारखंड है, मेघालय है और उत्तर प्रदेश। देखिए मेघालय को ध्यान में रखना है आपको कि किसका कितना है, ठीक है, परसेंटेज। बिहार का 33% है, झारखंड का 28 है, उसके बाद मेघालय सोचिए 27 है, और यूपी का कितना है इसको भी ध्यान रखना है 22.93। दिमाग में इसको बैठा लीजिए। जो आपने जल के लिए आवंटन किया है, तो यहाँ पर बूंद बूंद में गरीबी है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। बूंद बूंद माने 22 दो लोगों में, या जहाँ देखो इस प्रकार से
इसको जल वाले से याद कर सकते हो। तो 22.93% यहाँ अभी भी लोग गरीब हैं। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गरीबी वाला ज़िला है वो कौन सा है? शीर्ष गरीब जिला बहराइच है। ठीक है, गरीबी ने बहरा कर दिया है सारी बस्ती को, कोई बली नहीं है, बलरामपुर है। और उसके बाद सभी क्या हैं? बदायूं है, मतलब सभी भाग में गरीबी है, चाहे बली है उसके भी भाग में गरीबी बदी है। देखो बहराइच हो गया, उसके पश्चात फिर क्या है? श्रावस्ती है, बलरामपुर है और बदायूं है। ये शीर्ष जो गरीब जिले हैं एमपीआई की दृष्टि से, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से नंबर 1 पर सबसे गरीब जिला बहराइच है। यहाँ पर 54% लोग गरीब हैं। श्रावस्ती है 49% हैं, बलरामपुर 41% है और बदायूं में। तो आप इसको मतलब गरीबी क्या करती है? बहरा कर देती है लोगों को, चाहे जितना गरियाते रहो सुनता रहता है बेचारा, और ऐसे लगता है उसके कान हैं ही नहीं। ठीक है, सारी बस्ती में घूमता है, कोई उसको कोई उसका ध्यान नहीं देता। तो बहराइच हो गया, फिर श्रावस्ती हो गई और फिर बलराम, उसके पश्चात फिर वो आप इसको दूसरे तरह सारी बस्ती में राम राम पुकारता रहता है कि करो, तो बलराम हो गया। उसके बाद फिर भी उसके भाग में गरीबी बदी रहती है तो बदायूं हो गया। ये दो याद रहेंगे तो अपने आप आपको हो जाएगा। बहराइच और श्रावस्ती से हमको लगता है दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे कम जहाँ पर गरीबी है वो गाजियाबाद है, गजब, लखन। गाजियाबाद से क्या हो गया? गजब, जो धनी लोग हैं उनको लोग आप गजब बोल सकते हो। फिर लखनऊ है, लखन राम के भाई हैं तो गरीब रहेंगे ही नहीं। उसके बाद कानपुर है और गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, जो मुख्य चीज़ें थी आप सबको बता दिया गया। फिर अब क्या बचा? तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक, एक और है कि जो केंद्र से हिस्सा लेते हैं, सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाँ, उसके बाद बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, और कोई चीज़ तो है नहीं। गीरा की बात हो ही गई, झांसी में है, बस। ठीक है, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। जनसंख्या अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, यूपी की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी रहती है 2011 के आंकड़े के अनुसार? 10 की वृद्धि 20.22%। हाँ, यहाँ के लोग जनसंख्या वृद्धि में 20 ही हैं, 19 नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और तो ठीक है, और लिंगानुपात कितना है? 912 सर। सर 900। इसको मैंने कभी कोई आया था गाना तो मैं बताया करता था कि चलती क्या 9 से 12। तो लिंगानुपात मतलब इससे आपके मस्तिष्क में रहेगा, चलती क्या 9 से 12। ये किसी फिल्म का डायलॉग है और इसको नकारात्मक संदर्भ में लेने की आवश्यकता नहीं, बस याद करने की आवश्यकता है। जब तक लिंगानुपात सही नहीं रहेगा तब तक चलती क्या 9 से 12 करेंगे। रूस जैसी स्थिति आ जाएगी तो फिर चलते क्या 9 से 12 हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर यही चीज़ें हैं। ठीक है, साक्षरता वाला आप सब जानते हैं, महिला साक्षरता 57 है, पुरुष 67 है, पुरुष का 77 है और ओवरऑल कितना है 67 है। सब में ऐसे 10-10 बढ़ा हुआ है। ठीक है, महिला 57.10 ज़्यादा। हाँ, 10-10 बढ़ गया, 10%। महिला 57, पुरुष टोटल 67 है और पुरुष जो है 77 है। तो ठीक है, जो हमें आपको मुख्य तथ्य बताने थे, सोचा था आप सबसे वार्ता करेंगे तो वो चीज़ हमने आपके समक्ष रखी उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ कहनी थी कि अब आगामी आज मंगलवार है ना, तो सब कुछ अच्छा होगा, मंगल होगा। और उसके लिए फिर अब कुछ अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कहा जाता है कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इस बीच में आपको 2-3 चीज़ें कर लेनी है। करंट अफेयर्स आप लोग लगातार पढ़े रहे हो और निश्चित रूप से करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके अच्छे होने हैं। करंट अफेयर्स को आपको देख लेना है। जो अभी रिसेंट पिछले साल यूपी की परीक्षाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, सारे पेपर्स को ठीक से देख लेना है। जो संविधान संशोधन है रिसेंट में उनको देख लेना है, जो आर्टिकल्स हैं उन सबको देख लेना है। उसके बाद बिल्कुल शांत रहना है। उस दिन हमसे संभवतः रोहित जी बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अब परीक्षा, अब चिंता करना वस्तुतः ईश्वरीय व्यवस्था पर संदेह उत्पन्न करना है, या अगर हम थोड़े भी आस्तिक हैं तो ठीक है, जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक
राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निशंक। तो जो परमात्मा ने लिख दिया है वह ना रंच मात्र बढ़ेगा, ना राई घटे न तिल बढ़े, ना तो राई अर्थात जो सरसों होती है उसके जितना बढ़ेगा, ना तिल जैसा घटेगा। रहु रे जीव निशंक, हे जीव बिल्कुल निशंक रहो, बिना किसी शंका के रहो। और फिर लिखा कैसे है, क्योंकि आप सबने अभी तक लिखा है, अपने भाग का लेखा जोखा आपने तय कर लिया है। जितना मन को शांत रखेंगे, जितना काम रखेंगे, जितना बिल्कुल निरपेक्ष भाव से परीक्षा देंगे, साक्षी भाव से परीक्षा देंगे, आपके 2-4 प्रश्न और ज़्यादा ही सही होने वाले हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं हम सही ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर धुआंधार बल्लेबाजी करिएगा, थोड़ा भी जो लगे उसको लगा करके आइएगा। क्योंकि नहीं होने से बेहतर है कि जैसे कहा जाता है ना कि खादितव्यम तम मरितव्यम, ना खादितव्यम तम मरितव्यम, तो खादितव्यम मरितव्यम। खाओगे तो भी मरोगे, मतलब ज़्यादा खाओगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो इससे बेहतर है कि खा करके ही मरो। अगर जब लग जाए कि नहीं फेल होना ही है तो फिर ठीक है, धुआंधार लगा करके ही मरो। हो जाए फेल तो होना है, उससे अधिक कोई मेरा क्या कर लेगा। तो ऐसी अगर स्थिति आती है तो इस प्रकार से करिएगा। तरीका यही है कि सबसे पहले आप सबको क्या करना है, कई लोगों के हमारे पास फ़ोन इस बीच आ चुके हैं, इसलिए मेरा मन हुआ कि आप सबसे मैं रूबरू हो जाऊं, आप सबके समक्ष आ जाऊं। तो प्राइमा फेसी सीधे सीधे पढ़ते चले जाइएगा। निश्चित रूप से उसमें 70, 75, 80 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे आ रहे हैं, उसको टिक करते हुए बढ़िएगा। उसी बीच में आपका समय बचे, इसके लिए ये करना है कि जो आपको लग रहा है कि इन दोनों में एक सही है, वहाँ पर एक सर्किल बना दीजिएगा उसी क्वेश्चन के ऊपर, और फिर बाद में उस पर विचार करके उसको आपको निश्चित रूप से अटेम्प्ट करना है, उसको लगाइएगा। उसके बाद फिर लगता है कि जिसमें लग रहा है कि नहीं इसमें एक ही विकल्प आ रहा है, उसमें डबल सर्किल कर दीजिएगा, उस पर और विचार करिएगा। और जहाँ लग रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप ट्रिपल सर्किल कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, इस पर सबसे लास्ट में विचार करेंगे। तो इस तरह से आपका समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और आप अच्छा करोगे भी। ठीक, ये मत सोचिएगा कि नहीं हम ज़्यादा कर लिए, कम कर लिए, या अगर प्रश्न कठिन है तो जैसे हम बार बार कहते हैं वो सभी के लिए कठिन है। हम परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में कभी भी इसलिए नहीं फेल होते हैं कि हमारे कठिन प्रश्न गलत हो गए। हमेशा जो बाहर होते हैं अपनी घबराहट के कारण, नासमझी के कारण, सरल प्रश्नों को गलत करने के कारण, जैसे अभी बिहार पीसीएस में आया था फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफ्लोरो क्या है, वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का योगदान क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है। तो आप सब जानते हैं, जब हमने ये पढ़ रखा है कि प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो क्या करेगा, प्रकाश के जोड़ है उन्हीं का तो अपघटन करेगा ना। तो इसमें बिल्कुल आपको अपने मस्तिष्क को लगा देना है कि क्या इसमें क्या उत्तर होना चाहिए। तो भले सीधे सीधे ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, मस्तिष्क को सोचने की सही दिशा देंगे, तो चीज़ें अच्छी तरह से होंगी। सीधे सीधे प्रश्न बहुत कम है जो आपको या किसी को भी आते हों, वहाँ पर कोई गूगल नहीं होता ना, इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है। बस आपको अपने मस्तिष्क का सही से प्रयोग करना है। 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। मेरा जो हमारा तरीका रहता था कि ठीक है, हम सपोज करिए कि 22 को परीक्षा है, तो 21 तारीख को जितना पढ़ना था पढ़ लिए, उसके बाद आराम से सो जाइए, ठीक, और उसके पश्चात सुबह जाइए, सेंटर में आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, और वहाँ पर भी तमाम लोग लिए रहते हैं, अपना दोहराते रहते हैं सारे आंकड़ों को, इनको उनको, वो आप पर हालांकि पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि वो दोहरा रहे हैं तो हाँ हम भी दोहरा लें। अरे जितना पहले दोहरा लिए। अब वहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे जॉर्ज वाशिंगटन कहा करते थे कि अगर हमें किसी पेड़ को काटना है तो हम क्या करेंगे, किसी पेड़ को अगर हमको 40 मिनट पे काटना है या 50 मिनट पे काटना है तो हम 45 मिनट तक कुल्हाड़ी घिसेंगे, 5 मिनट में काट देंगे। यही चीज़ आपको करनी है। अब वहाँ पर आपको कुल्हाड़ी घिसने के बारे में सोचना है कि किस प्रकार से हमको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है आपको जो सीरीज मिले उसमें प्रश्न बहुत कठिन शुरू में दिख जाएँ, आप घबरा जाएँ, हाँ यार ये बहुत कठिन आ गया, क्या होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको आगे बढ़ते चले जाइए। जैसा कि हमने बताया कि कुछ आगे तो फिर सरल चीज़ें आएंगी ही, उनको करते चले जाइए। भरते समय, शेडिंग करते समय पूरा ध्यान रखिए। शुरू में जब चीज़ें भर रहे हैं, अपना नाम, रोल नंबर या जो भी चीज़ें वहाँ पर भरी जा रही हैं, तो पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए भरिए, क्योंकि उसमें अगर कोई गलती हो गई तो फिर आपका जो मनोविज्ञान है वह डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो वहाँ पर बिल्कुल शांत मन से रहना है, और जो भी आपके आराध्य हैं, माता पिता हैं, यूनिवर्स है, वो आपको निश्चित रूप से अच्छा मैसेज देगा। अगर आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में,
और उसी मिलाने की प्रक्रिया में हम मिले हैं, भागीरथी जी मिले हैं, आप सब लोग मिले हैं, और सभी लोग इस सफलता को प्राप्त करें इसी कामना के साथ। और किसी को कोई भी दिक्कत होती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए आप सबके लिए खड़े हैं। आज ग्रुप में किसी ने वो डाला था कि चेन्नई जो है कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है या कौन सा, मुंबई और मारवा गाँव की बात कर रही, तो ये सभी प्राकृतिक के केवल चेन्नई ही ऐसा है जो कृत्रिम बंदरगाह है। वैसे भी आप सब जानते हैं जो चेन होती है, पैंट की चेन हो, बैग की चेन हो, किसी की चेन हो, ये चेन क्या होती है, कृत्रिम ही होती है। तो इसको हमने ऐसे याद किया है, और तो आप इसको इस प्रकार से नई चेन कृत्रिम है ऐसे बना सकते हो, जो न्यू चेन है वो आर्टिफिशियल है, चेन नई, ठीक है। तो या ये इस तरह से आप इसको बैठा सकते हो। तो इसी हास परिहास के साथ आप लोग भी ऐसे हंसते रहें, खेलते रहें, और मान लीजिए कि इनमें से किसी को लगता है कि नहीं हमारी तैयारी अभी अच्छी से नहीं हो पाई, तमाम चीज़ें हैं मस्तिष्क में आती हैं, तो आगे आपका संसार है, समीक्षा अधिकारी होने वाला है, तो मस्तिष्क में चीज़ों को रखना नहीं है, यही अच्छा होगा। ये समझिए कि आपका पूर्वाभ्यास मैच है, आप आगे बढ़िया से करने जा रहे हो। डू योर बेस्ट, पूरी वीरता के साथ खेलिए, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। आप भाग्य विधाता हो खुद के, और उसी के साथ हमारे भी प्रज्ञा प्रवाह के भाग्य विधाता हो, देश के, परिवार के, सभी के, और आप अच्छा करोगे। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम सर। मैं कोशिश करूँगा प्रणाम सर। कि प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं एक बार आपसे आपके समझ 20 तारीख को फिर आऊँगा, अगर आप सबकी अपेक्षाएं हैं तो। नहीं तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें पढ़ ली बिल्कुल गई सर, हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सर 20 तारीख को बिल्कुल सर, सबको आशीर्वचन के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, और 20 तारीख को फिर समापन कर दिया जाएगा, इन सबको भी जी थोड़ा सर, राहत जी। दीजिए, है ना। जी सर, जी। ठीक है, ठीक है, ओके, नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सबको विजयश्री मिले इसी आकांक्षा, इसी आशीर्वाद के साथ। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे, सफलता दिला दे, ठीक है। ओके, नमस्ते।